हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 22 सितंबर के न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एंड द हिंदू से हमने ये न्यूज़पेपर्स जो है वहाँ से हमने रेफरेंस ली है इस न्यूज़ की, राइट। टू बिगिन विद, सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स लेजेंडरी वर्क हॉर्स MiG-21 टू फ्लाई इनटू सनसेट ऑन September 26 आफ्टर 6 decades ऑफ सर्विस, राइट। तो MiG-21 जो है फाइनली डीकमीशन होने जा रहा है। इंडक्ट किया गया था इसको इन द ईयर ऑफ 1963। इंडिया का कह सकते हो फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट। मेडन स्क्वाड्रन थी इसकी, सबसे पहली जो स्क्वाड्रन बनी थी 28th स्क्वाड्रन में। अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ में जो ये डीकमीशन किया जाएगा, लास्ट टाइम इट विल फ्लाई ऑन 26 सितंबर। एंड फर्स्ट सुपरसोनिक्स में इसका निकनेम रखा गया था। 700 MiG-21 जो डिफरेंट वेरिएंट्स में बनाए भी गए थे, डोमेस्टिकली भी बनाए गए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। एंड इट वाज अ बैकबोन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स मिड 2000s के अंदर, और वेरियस वॉर्स के अंदर भी MiG-21 जो है वो यूज़ किया गया था, बीट 1965 की वॉर, 71 की वॉर एंड 1999 की कारगिल वॉर जो हुई थी। एंड 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद जो अभिनंदन वर्धमान थे, ऑल टुगेदर उनका जो मिग है वो क्रैश हो जाता है। बट उन्होंने क्या किया, F-16 जो यूएसए से पाकिस्तान ने लिए थे वो भी उन्होंने क्रैश कर लिया, ऑल्दो उनका जो मिग था वो भी क्रैश हो गया एंड ऑल टुगेदर उनको वापस भी यहाँ पे बुला लिया गया था, ठीक है। सो अब लास्ट टाइम जो सेरेमनी है वो चंडीगढ़ में कंडक्ट कराई जाएगी 26 सितंबर को। एंड क्या हुआ है कि MiG-21 ने बूस्ट किया इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया वहां से ही शुरू कर दिया गया था, यानी कि बहुत पहले से ही शुरू किया गया था। इंप्लीमेंटेशन अब के टाइम पे अगर हम देखें तो वो फास्टर रेट पे की जा रही है। तो इसे वॉर हॉर्स भी बोला जाता था, जो कि प्राइड ऑफ द नेशन इनटू द स्काईज यहाँ पर लेकर गया, ठीक है। तो अब 29 टोटल स्क्वाड्रन्स थी, उनमें से अब ये डीकमीशन हो जाएंगे, तो अब 29 में से वो 28 स्क्वाड्रन्स जो हैं वो डिप होकर रह जाएंगी एंड ऑल टुगेदर 29 रह जाएंगी। 30 थी तो 30 में से 29 स्क्वाड्रन्स यहाँ पर रह जाएंगी, ठीक है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर ये डीकमिशनिंग का प्रोसेस है वो आपको बता दिया गया। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट आपको कह रही है MiG-21 वर इंडक्टेड बाय इंडिया फ्रॉम रशिया। सेकंड स्टेटमेंट कि MiG-21 हैड अ यूनिक टेल्ड डेल्टा कॉन्फिगरेशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोनों की दोनों करेक्ट है कि 1963 में जब इसको कमीशन किया गया था तो वो रशिया से ही पहले, यानी कि जो सोवियत यूनियन उस टाइम पे हुआ करता था, ठीक है, वहां से ही इंडक्ट किए गए थे। पहले लिए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, धीरे धीरे करके खुद से बनाने यहाँ पर शुरू करें। एंड उस टाइम पे सोवियट्स ने क्या किया था, एक यूनिक उनके पास टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी, दैट वॉज ऑफ यूनिक टेल डेल्टा कॉन्फिग्रेशन। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा कि बिल्कुल पतली ही टेल है, ये इतनी अल्ट्रा थिन आप कह सकते हो टेल होने की वजह से जो स्पीड है, मैन्यूवरेबिलिटी है, ऑल टुगेदर ये बिल्ड करने में हेल्प करती थी, या जो स्पीड है उसे पकड़ने में हेल्प करती थी। तो फर्स्ट सुपरसोनिक अगर आप कह सकते हो जेट इसे तभी बोला गया ना, तो ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जो उस टाइम पे सोवियट्स ने इन्वेंट की थी। तो ऑल टुगेदर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एम्बेसी फ्लैग्स केसेस ऑफ इलीगल माइग्रेशन बाय इंडियन नेशनल्स। सो अब यहाँ पर ना क्या है, इलीगल इमिग्रेशन जो है वो इंडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रही है एंड इलीगली वो एंटर करना चाहते हैं यूएसए। एंड रूट कौन सा वो यूज़ कर रहे हैं, वाया मैक्सिको, ठीक है। पनामा कनाल वाला जो रूट है उसको यूज़ करते हुए अब आप कह सकते हो मेक्सिको से होते होते ग्वाटेमाला हो गया, अल साल्वाडोर हो गया, एंड देन ऑल टुगेदर आप देखोगे कि सब्सिक्वेंटली वो यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पर घुसने की बात करते हैं। तो आरटीआई एक फाइल की गई थी, उसके द्वारा अब आप कह सकते हो कि अब एम्बेसी के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन यही मिली है, बट उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स यहाँ पर नहीं बताए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर्स ना बताते उन्होंने बोला कि वेरियस स्टेप्स में जो इंडियन एम्बेसी है ग्वाटेमाला की स्पेसिफिकली, कि वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू कि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि उनमें से एक तो इलीगल इमिग्रेंट जो है वो यूएसए के बॉर्डर से पहले उसकी डेथ हो जाती है, एंटर करने से पहले तो उसको दबा भी दिया गया। बट जब फैमिली ने रिक्वेस्ट किया कि अनआइडेंटिफाइड, उन्होंने उसको दबाया था, बट जब एम्बेसी के थ्रू जो है उसके जो रिमेन्स है वो वापस से भेज दिए गए। तो ऐसे मल्टीपल केसेस जो है ना वो होते जा रहे हैं, जिसपे उन्होंने बोला है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक अ चेक, यू शुड कीप अ चेक ऑन दीज सिचुएशंस, के एटलीस्ट अगर हम ये काम कर रहे हैं एम्बेसी वाले, बट हमने एक तरह से उन्होंने बोला कि हमने धर्मशाला यहाँ पे नहीं खोल के बैठी कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, बट इतने ज़्यादा अगर केसेस आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द गवर्नमेंट एज अ होल। ग्वाटेमाला की हो गई गवर्नमेंट, या मैक्सिको की इवन की गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, हॉन्डुरास की गवर्नमेंट होगी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टू एक्सट्रैक्ट दोज पीपल, है ना। अगर हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते तो वो इंटरनेशनल यहाँ पर मुद्दा बन जाता है। सो इट इज़ कि ओवर 100 कल्चरल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स जो है ग्वाटेमाला के साथ इसी वजह से एम्बेसी को कंडक्ट भी कराने पड़ते हैं, जस्ट टू शो कि हमारा जो रिलेशनशिप
रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप टाइज अच्छे हैं, तो खर्चा उस पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सिमिलर सी चीज़ यहाँ पर उन्होंने सिंपल सी बात बताई। हम क्या देखेंगे, हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखते हैं तो हम देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद ग्वाटेमाला। तो एक कमेंट भी आया था कि मैम आप मैप्स के थ्रू नहीं बताते हो, तो मैप्स के थ्रू ही बताऊंगी। तो ग्वाटेमाला को कौन सी कंट्री यहाँ पर बॉर्डर नहीं करती, लैंड बॉर्डर की बात कर रही हूँ। ऑप्शंस क्या है, ए बेलीज, बी निकारागुआ, सी जो है एल साल्वाडोर एंड डी होंडुरास। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी निकारागुआ। ठीक है, तो मैं आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो हमारे पास ये ग्वाटेमाला है, ठीक है, बड़ा वाला मैप देखो, ये ग्वाटेमाला है, ठीक है, ये आपका पनामा है, पनामा वाला रीजन से होते होते कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, एल साल्वाडोर एंड देन ग्वाटेमाला से होते होते मैक्सिको, एंड इसके बाद ऊपर अगर आप देखोगे मैक्सिको के ऊपर हमारे पास यूएसए आ जाता है डायरेक्टली, है ना। तो आपको ये सिचुएशन समझ आ गई होगी कि दिस इज द कैरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एंड दिस इज क्यूबा। ठीक है, तो आपको लोकेशन यहाँ पर समझ आ रही होगी। एंड बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो बेलीज के साथ बॉर्डर है, मैक्सिको के साथ बॉर्डर है, एंड एल साल्वाडोर के साथ बॉर्डर है, होंडुरास के साथ यहाँ पर बॉर्डर है, बट निकारागुआ के साथ तो यहाँ पर बॉर्डर नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, देन एस्ट्रोनॉमर्स हैव स्पॉटेड द बिगेस्ट बैंग्स सिंस बिग बैंग। ठीक है, साइंस रिलेटेड न्यूज है, उसको डिस्कस करते हैं। बिग बैंग क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है ना कि बिग बैंग जो है एक तरह से वो थ्योरी है जिसने बोला कि यूनिवर्स की क्रिएशन हो रही है। ठीक है, कि यूनिवर्स की क्रिएशन में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा डार्क मैसिव हमारे पास कह सकते हो मास ऑफ बॉल थी, जिसके अंदर अब क्या होता है कि एकदम से एक्सप्लोजन होता है, जिस वजह से हमारी गैलेक्सी, स्टार्स, ये सारी चीजें या स्पेस ऑल टुगेदर जो हम पढ़ते हैं वो बना, है ना। ये हमारे जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट सिस्टम है, सोलर सिस्टम एंड एवरीथिंग, मल्टीपल सोलर सिस्टम्स एंड गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा डेंस मटेरियल था जिसके एक्सप्लोजन की वजह से अब क्या हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें बनी। ठीक है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मास एक्सप्लोजन है। ठीक है, तो बिग बैंग जो है उसकी क्रिएशन की यहाँ पर बात करता है। अब बिग बैंग के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक होल्स का। अब ब्लैक होल्स क्या आते हैं कि ब्लैक होल्स भी अगेन एक डेंसर मटीरियल है, एंड वो डेंसर मटीरियल इतना ज़्यादा डेंस है कि इतनी ज़्यादा तेज स्पीड पे वो भाग रहा है, इतना ज़्यादा डेंस है कि जो लाइट है वो उसके थ्रू पास नहीं कर सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आर्टिकल या आइटम या कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो है इसके आसपास, इसकी विसिनिटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस है तो ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी विसिनिटी में आता है तो इसको एनगल्फ कर लेता है, उसको अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक होल्स का। अब ब्लैक होल्स में ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी आते हैं हमारे पास, कि इसका एक बड़ा वर्जन आप लेमैन लैंग्वेजेस में लगा सकते हैं, है ना, कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो है अभी हमारे पास भी देखते हैं हम कि वो सैजिटेरियस ए करके सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वहां पर एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, तो अब वो बहुत बड़ा ब्लैक होल है, बट इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि बनते कैसे हैं। ठीक है, कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो है इतनी ज्यादा डेंस अपनी कोर लेकर कैसे कोलैप्स नहीं हुए अभी तक, तो इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर अभी क्वेश्चन है। बट रिसर्च जो है वो आपको बोल रही है कि जो अब ये एनर्जी एमिटर्स है, अब अपने अंदर कोई चीज को आप समा रहे हो, है ना, उसके बाद क्या होगा, आपके थ्रू एनर्जी तो एमिट होगी, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप खाते हो, फॉर एग्जांपल खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी जो है एनर्जी तो रिलीज करती है। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से कोई भी ब्लैक होल है, अगर वो कोई भी चीज को अगर इंगल्फ करता है तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, तो वो भी अब एनर्जी तो एमिट करेगा, तो वो एनर्जी जो है वो गामा रेज के थ्रू मेजरली एमिट होती है। एंड इसको आप कहोगे कि गामा रेज को पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमारे टेलीस्कोप जो है, ऑब्जर्वेटरीज जो है बहुत ज्यादा काम आती है, एंड मेजरली अगर हम देखें एक्स रेज के थ्रू से ऑब्जर्व किया जा सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सबसे पहले ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को यहाँ पर देखा था। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को आइडेंटिफाई करते करते आप देखें कि गामा रेज जो है वो बहुत ज्यादा हाई रेंजेस में अभी तक देखी गई। बट न्यूज आपको ये नहीं बोलती। न्यूज आपको बोलती है कि हमने इससे भी बड़ा एक इवेंट जो है वो नोटिस किया है, जो कि अब गामा रेज को और भी ज्यादा इंटेंसिटी से यहां पर रिलीज करता है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। गामा रेज आउटबर्स्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स के टाइम पे होता है। मोस्ट पावरफुल फ्लेयर अप्स जो है इसे अभी तक माना गया था। ठीक है, बट अब हम देखेंगे मोस्ट ल्यूमिनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट्स जो कि बिग बैंग के बाद हुए हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो साइंस एडवांसेस करके एक रिसर्च पेपर है वो पब्लिश किया गया था। उन्होंने बोला कि एक्सट्रीमली बिग स्टार इवेंट्स जो है ना, वो भी आप देखो कि ब्लैक होल्स के थ्रू या ब्लैक होल्स की जब फॉर्मेशन होती है उससे भी बेटर या उससे भी ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि रिलीज कर देते हैं गामा रेज को। गामा रेज रिलीज करते हैं, ऑल टुगेदर एनर्जी को अगर ज़्यादा रिलीज करते हैं तो क्या होता है, उनकी ल्यूमिनोसिटी यानी कि चमक जो है वो अब दिखती है, काफ़ी सालों तक यहाँ पर नजर में आती है, क्योंकि लाइट ईयर्स में यहाँ पर होता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी या चीज़ें जो है आप देख सकते हो, बहुत विजिबली देख सकते हो टेलीस्कोप के थ्रू। ठीक है, सो ENTs जो है दैट इज एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट, ऐसे इवेंट्स जो हैं वो स्टेलर या स्टार्स के थ्रू
प्रोड्यूस की जाने वाली ऐसी आप कह सकते हो एक्सट्रीम एनर्जी है, जो कि एक ऐसा फिनोमेना है जो कि अब ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन के या बिग बैंग के बाद अगर आप देखो तो लुमिनोसिटी के तौर पे गामा रेज की जो रिलीज है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑल टुगेदर उन्होंने यही चीज़ बोली कि एक्रेशन फ्रॉम द डेब्री ऑफ मैसिव स्टार एट लीस्ट 3 times heavier than our sun has been ripped apart by a supermassive black hole। कहने का मतलब ये कि जो भी अब हमारे पास ENTs जो होती हैं वो क्या होती हैं, कोई भी मैसिव स्टार होता है जब वो ब्लैक होल के अंदर सबमर्ज करता है, ठीक है, मैसिव स्टार की यहाँ पे बात हो रही है, जब वो ब्लैक होल के अंदर सबमर्ज करता है, सबमर्ज होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी डेब्री भी रह जाती है या जो एनर्जी फर्दर अब रिलीज की जाती है ब्लैक होल के द्वारा, उसके थ्रू ही ऐसा मैसिव, जब ये डेब्री बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, इनका भी क्या होता है, खुद का मास होता है, तो दे कम क्लोजर एंड उसके बाद जो इसके अंदर अब केमिकल चेंजेस या आपस में आप कह सकते हो कोलिजन होता है, उसके बाद जो रिलीज होती है एनर्जी, दैट इज मैसिव। ठीक है, ये मैसिव एनर्जी है और इसको नाम यहाँ पर क्या दिया गया, ENT का नाम दिया गया। ENT का फुल फॉर्म यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। ठीक है, सो ENT जो है वो बहुत पावरफुल होती है। तो ब्लैक होल जो है नेचर के मोस्ट अनस्क्रूटेबल क्रिएशन है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो है वो अब सेंटर्स ऑफ गैलेक्सीज एंड बिगेस्ट ऑफ देम में लर्क करते हैं। मिल्की वे में भी एक हमारे पास सुपर मैसिव ब्लैक होल है, दैट इज मैंने आपको बता दिया सैजिटेरियस A। ठीक है, अब ये आउटर एज पे है एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जब आउटर एज पे कोई भी ऐसा एलिमेंट आ जाता है ब्लैक होल के, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, तो आप अंदर ही यहाँ पर एनगल्फ हो जाओगे या सबमर्ज हो जाओगे। ठीक है, सो मेजर सी चीज उन्होंने यही बताई। बट अब आप उन्होंने बोला कि गामा रेज की प्रोडक्शन ज्यादा है, ल्यूमिनोसिटी ज्यादा है, तो बट डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ENT के बीच में एंड अगर जो ब्लैक होल अगर एनर्जी यहाँ पर रिलीज करता है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर उन्होंने बोला, जिसमें अब आप देखोगे कि ENT के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो GIA स्पेसक्राफ्ट है उसने ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी थी। ठीक है, कि स्मूथ हाई एम्पलीट्यूड एंड लॉन्ग लिव्ड इवेंट्स के बारे में ये गैलेक्सी के बारे में पढ़ना चाहते थे, गैलेक्सीज के ऊपर यहाँ पर रिसर्च करना चाहते थे। बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आई। उन्होंने देखा कि 2016 और 18 के बीच में जो GIA का डेटा था ना, उनके थ्रू जो UV एंड एक्सरे बेस्ड डेटा था, जब उसको कंपाइल करके देखा गया तो उन्होंने देखा कि समथिंग अननेचुरल हैड हैपेंड। उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की गई टाइम एंड अगेन एंड एवरी 2 days की जो स्कैन थी उसको अगर एनालाइज किया गया तो एक्सट्रीम वाइड व्यू एक स्पेसिफिक कैमरा से, जो कि हर स्पेस के हर 2 दिन के अंदर अंदर पूरे स्पेस की जो इमेज है वो कैप्चर करके आपको देता था, जितनी भी विसिनिटी उसकी होगी उसके अंदर। उन्होंने देखा इस वाइड एंगल से कि कुछ ना कुछ ऐसा मेजर इवेंट यहाँ पर हुआ है। तो उन्होंने देखा कि एक टाइडल डिसरप्शन जो है वो हुई है, यानी कि द एस्ट्रोनॉमर्स हैड प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड कि जो स्टार्स हैं अगर वो टूटते हैं, दे आर टॉर्न अपार्ट, तो उसको टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट्स बोलते हैं। व्हेन द स्टार इज पुल्ड अपार्ट बाय अ ब्लैक होल, जो टाइडल फोर्सेस है वो रिलीज करती है एनर्जी इक्विवेलेंट टू मोर देन 100 सुपरनोवे प्रोसेस। ठीक है, तो अब एनगल्फ करने के प्रोसेस में TDE जो वो रिलीज होती ही है। तो TDE जो है वो सिमिलैरिटीज जो है ENT के साथ बहुत ज़्यादा रखती हैं। तो ऑल टुगेदर हमारे पास हॉट टेम्परेचर जोनों की होती हैं, ब्रिलियंट एमिशन होती हैं, ब्रॉड एमिशन लाइन्स होती हैं, बट द 2 आर एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, तो हॉट गैलेक्सीज जो है वो ENT की होती हैं, वो बहुत बड़ी होती हैं एज कंपेयर टू TDE एंड मैसिव यहाँ पर सेंट्रल ब्लैक होल जो है वो इसका एक कह सकते हो कि पॉइंट रहता ही रहता है। TDE के अंदर जो है हमारे पास मैसिव ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं, बट गैलेक्सी साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा हमारे पास होता है ENT का। ठीक है, तो ENT जो है वो रेयर है एज कंपेयर टू TDE, क्योंकि लोकल यूनिवर्स में हम उनको देखते ही रहते हैं टाइम एंड अगेन, है ना, कि वो नॉर्मल स्टार वाला इवेंट हमारे पास होता है। या एक दो आप अब कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे, एक ENT वाला प्रोसेस होता है, एक TDE वाला प्रोसेस होता है हमारे पास। ENT वाला जो प्रोसेस है वो एक सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर जो डेब्री है उसको एनगल्फ कर लेता है एंड उसके बाद जो रिलीज होती है एनर्जी वो मैसिव होती है, बट उससे गैलेक्सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनती है। ENT का प्रोसेस जो है मतलब कि एक सिंपल कोई भी ब्लैक होल ने कोई भी स्टार को अगर एनगल्फ कर लिया, ठीक है, तो वो हमारे पास TDE का प्रोसेस होता है। लुमिनोसिटी उसकी भी होती है, बट एज कंपेयर टू अगर हम ENT देखें वो कम होती है। ठीक है, सो अब उन्होंने बोला कि ENT एंड TDE जो है वो मैसिव स्टार्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट रहते हैं, बट रेयर होता है ये इवेंट टू ऑब्जर्व इन नियर बाय यूनिवर्स। ठीक है, तो अब ENT जो है वो डिफर भी करती हैं फ्रॉम एक्सरे ट्रांजिएंट्स। अब उन्होंने यहाँ पर TDE और ENT के अलावा आपको ENT और FXTs के बारे में बता दिया
कि FXTs क्या होती है, जो एक्सरे यहाँ पर या एक्स रेज जो है उसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। अब गामा रेज और एक्स रेज दोनों चीज़ों को यहाँ पर ओमिट करते हैं अलॉन्ग विद अदर बाई प्रोडक्ट्स। अगर ऐसा कोई यहाँ पर धमाका होता है या ऐसा कोई अनगल्फ करता है या डेब्री के थ्रू अगर आप देखें कि कोई ऐसे चेंजेस आते हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, तो उन्होंने बोला कि वो शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट्स ऑफ एक्स रेज होते हैं डिस्टेंट गैलेक्सी से, कि अब एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की तरफ अगर कोई भी एक गैलेक्सी के अंदर कोई इवेंट हुआ तो वो दूसरी गैलेक्सी तक तो ऑब्वियसली पहुंचेगा, क्योंकि हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपैंडिंग है एंड ट्रैवल तो करेगा ना, क्योंकि अब हमारे पास एयर तो वहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो वैक्यूम की पोजीशन के अंदर अगर आप देखें तो ट्रैवल तो करेगा। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके दूसरी ऑब्जर्वेशन जो दूसरी गैलेक्सीज है वहां से इसको अगर ऑब्जर्व किया जा सके तो ये मैसिव इवेंट्स यहाँ पर लगते हैं। सो ऑल टुगेदर यहाँ पर डिस्टेंट गैलेक्सी से चीजों को तो पजल की तरह ही लिया जाता था, बट अगर पास वाली यहाँ पे गैलेक्सी में हो तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक्सरेज जो है किस रेट पे रिलीज हो रही है, गामा रेज किस रेट पे रिलीज हो रही है, किस रेट पे आप ल्यूमिनस बॉडीज हैं, एंड ऑल टुगेदर जितने भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन्स जो है वो FXT के हैं, वो रिमेन्ड एल्यूसिव लार्जली क्योंकि उनके जो सिग्नल्स हैं वो लेस एनर्जेटिक हुआ करते थे, क्योंकि पहले डिस्टेंट गैलेक्सीज में होते थे। बट अगर नियर बाय गैलेक्सीज में है तो एक्सरेज जो है वो भी पावरफुल आएंगी, गामा रेज जो है वो भी पावरफुल रेट पे आएंगी। ठीक है, मोर फ्लीटिंग दैन द ट्रेडिशनल एक्सरे ड्रिवन GRPs। ठीक है, तो पहले जैसे ट्रेडिशनल तरीके से ज्यादा यहाँ पर नोटिस किया गया इस वाली सिचुएशन के अंदर कि जो अब एक्सरेज हैं उसका आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई थी, मतलब कुछ पास वाली यहाँ पर गैलेक्सी में इवेंट हुआ है। तो अब इन एक्सट्रीम लाइट के एग्जॉस्टिव सर्च के बाद इवन इट वाज इंक्लूडेड, जो कैंडिडेट के सोर्सेज है उन्होंने ये बोला कि जो TDEs है वो स्मॉल ब्लैक होल में के साथ इंटरैक्ट करते हुए एक वाइट ड्वार्फ स्टार होगा। ठीक है, FXTs जो है इट अरोज फ्रॉम हाई एनर्जी पार्टिकल्स ट्रैप्ड इनसाइड अ सुपरनोवा। तो इसके बीच का ये डिफरेंस है। अगर आप देखोगे कि TDEs जो है वो अब वाइट ड्वार्फ स्टार की वजह से हो रहा है, FXTs जो है वो सुपरनोवा के साथ अगर ब्लैक होल जो है आपस में आप कह सकते हैं इंटरैक्ट करता है तो होता है। ठीक है, अब जब इट टर्न्ड आउट कि जो FXTs है वो हाई एनर्जी पार्टिकल हैं जो कि जेट की तरह ब्रेक होते हैं थ्रू स्टार्स आउटर लेयर्स एंड दे प्रोड्यूस GRPs, गामा रेज की बर्स्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बट दीज जेट्स आर कंटेन्ड विद इन द स्टार, दे रिलीज लोअर एनर्जी एक्सरे सिग्नल्स। कि मतलब जो हमारे पास जो गामा रेज का बर्स्ट होता है वो FXTs के केस में वैसे ज़्यादा होता है, बट वो कंटेन कर जाता है स्टार के आसपास ही, वो ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स उन्होंने बोला ENTs FXTs जो हैं आर एसेंशली एन एक्सरे फिनोमेना जो कि अकर करते हैं इन अ वेरी स्मॉल टाइम स्केल, एंड ये एक नई जनरेशन टेलीस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में एक नए जनरेशन का जो टेलीस्कोप है अगर 2027 के अंदर बन जाता है जो कि AI पावर्ड भी होगा, वेरा C रूबिन ऑब्जर्वेटरी चिले के अंदर एंड नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप अगर बन जाता है, फंक्शनल हो जाता है 2027 के अंदर, तो ये जो हमारे पास कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन जो होती है ब्लैक होल के थ्रू विद इंटरैक्शन है ना थ्रू डिफरेंट तरह के स्टार्स, कैसे सुपरनोवा स्टार, वाइट ड्वार्फ स्टार, या हो सकता है ब्लैक होल के साथ इंटरेक्शन में कुछ और ज़्यादा यहाँ पर इवेंट हो सके। तो यही इंटरेक्शन के थ्रू जो है इसको स्टडी करना छोटे छोटे टाइम स्केल्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी ज़्यादा एक्सरे रिलीज हो रही है, कितनी ज़्यादा गामा रे जो है आउटबर्स्ट हो रही है, कि या वो TDE है या वो ENT के अंदर फॉल करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई। तो अब आपको ब्लैक होल के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है, द रेट एट विच ब्लैक होल फीड्स ऑन मैटर इज गवर्न्ड बाय व्हाट एस्ट्रोनॉमर कॉल्ड द एडिंगटन लिमिट। गवर्न्ड बाय व्हाट हटा दीजिए, गवर्न्ड बाय एस्ट्रोनॉमर कॉल्ड एडिंगटन लिमिट। सेकेंड है द ब्लैक होल पुल सराउंडिंग मैटर टूवर्ड्स इटसेल्फ, द इनफॉलिंग मटेरियल बिकम्स कंप्रेस्ड। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है कि द रेट एट विच द ब्लैक होल फीड्स ऑन मैटर को हम एडिंगटन लिमिट बोलते हैं। एंड अगर ब्लैक होल पुल कर लेता है अपने आसपास यहाँ पर कोई भी मैटर को तो वो कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि एक की डेंसर कोर है और वो बहुत बड़ा है, दूसरा जो है उसकी कोर जो है वो लेस डेंस है। तो मटेरियल जो अब हायर डेंसिटी में होगा वो उसको अपनी तरफ अगर पुल करता है, उसकी ग्रेविटी भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी, तो जो मैटर है जो उसकी तरफ पुल हो रहा है वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा यानी दब जाएगा, दबने के बाद वो उसके साथ यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। देन रशियन मिलिट्री प्लेन एंटर्ड एयर स्पेस ओवर बाल्टिक सी, जर्मनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जर्मनी के एयरफोर्स ने ये चीज़ को नोटिस किया। उन्होंने साथ में अपने 2 यूरोफाइटर जेट्स को भी रशियन IL-20M
मिलिट्री एयरक्राफ्ट के पीछे भी भेज दिया, सिंस वो एक न्यूट्रल एयर स्पेस के अंदर थे, बाल्टिक सी के अंदर, बट स्टिल उन्होंने बिफोर हैंडिंग द एस्कॉर्ट ओवर टू नेटो पार्टनर्स इन स्वीडन इसका ब्यौरा किया कि क्या चीज़ ये कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट होने जा रही हैं। तो नेटो की नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल जो है इट विल मीट ऑन ट्यूसडे कि वो डिस्कस करेंगे रशिया की वायलेशन ऑफ एस्टोनियन एयर स्पेस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है इसके पीछे। नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल वाज द ओनली बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949। सेकेंड है कि नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल यूजुअली मीट्स ट्वाइस अ ईयर एट द लेवल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट, तो नॉट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स में से पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कि जो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है वो एक तरह से प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है नेटो की। सबसे पहले इसको बनाया गया था कि इट वॉज द ओनली बॉडी स्टैब्लिश बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्टिकल 9 1949 का, जिसके अकॉर्डिंगली सब्सिडरी बॉडीज को सेटअप किया जाएगा, बट उसको सेटअप करने की अथॉरिटी जो है वो भी अब नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के पास थी। ठीक है, अब एटलीस्ट एवरी वीक जो है वो मिलता है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ट्वाइस अ ईयर आपको स्पेसिफिकली चीज बोली गई थी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के मिलते हैं, बट नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो एटलीस्ट एवरी वीक उनकी मीटिंग होती ही होती है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एट द परमानेंट लेवल पे अगर हम देखें वो दे मीट ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स जो है वो ट्वाइस अ ईयर यहाँ पर मिलते हैं। सॉरी आई रीआइटरेट दिस अगेन कि एनएसी जो है एटलीस्ट एवरी वीक जो अब परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, एवरी वीक उनकी परमानेंट मेंबर्स की जो है वो मीटिंग होती है, बट अगर मिनिस्टीरियल लेवल पे या फॉरेन अफेयर्स लेवल पे देखें तो इन दैट केस वो 2 साल में यहाँ पर दो बार मिलते हैं एंड 3 times a year एट द लेवल्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो 3 बार, 2 बार एंड एवरी वीक यहाँ पर मीटिंग होती है। 1 2 3 इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो। जो फ्रीक्वेंसी है दैट कैन डिफर अपॉन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो डिस्कशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड इवेंट्स पे किस तरीके से यहाँ पर करना चाहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर पता लग जाएगा नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल जो है नेटो डेलीगेशंस में मेंबर कंट्रीज की यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है एंड उसके अकॉर्डिंगली मिलिट्री कमेटी यहाँ पे बनी हुई है, अलाइड कमांड ऑपरेशन, अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेक्रेटरी जनरल एंड सबऑर्डिनेट कमिटीज एंड न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप इनका अलग से है। देन हाउ डिफरेंट आर सुपर कंप्यूटर्स टू नॉर्मल कंप्यूटर्स? तो इसके अंदर बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, तो इसके अंदर आपको मैं बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या है, बाद में इन डिटेल यहाँ पे इसको देखते हैं। कि सुपर कंप्यूटर्स के केस में हम और हमारे इस नॉर्मल कंप्यूटर के बीच में सबसे पहले इनमें डिफरेंस यहाँ पर आपको बताया गया है। पहले केस में उन्होंने बोला कि आपको जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक सीपीयू होता है ना, कि जो कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर प्रोसेस करता है, बट उसका रेट ऑफ प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन इज क्वाइट स्लो एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स, जिसके केसेस में अब क्या होता है कि एक सीपीयू नहीं होता, मल्टीपल सीपीयूज जो है एक सिंगल बोर्ड के साथ यहाँ पर अटैच कर दिए जाते हैं, जिसको अब क्या बोलते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग। तो इससे फायदा क्या होता है कि पहली चीज एक तो स्पीड बढ़ जाती है, दूसरी चीज ऐसी है कि जो डिफरेंट सीपीयूज होते हैं ना वो डिफरेंट सीपीयूज डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं एक ही टाइम पे, एंड जो आउटकम है वो एक सिंगल पैनल पे हमारे पास आ जाता है। एंड इसके थ्रू क्या हो सकता है कि लार्ज डेटा जो हैं वो इजीली कंपाइल किए जा सकते हैं, जिसको वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था बट वो अब किए जा सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, कि जिसको मे भी हो सकता है साल, 2 साल, 10 साल भी इवन लगने थे, वो विद इन अ मंथ और 2 उसने अब आपको डेटा प्रेजेंट करके दे दिया। सो इसी की वजह से अब क्या पॉसिबिलिटी होती है कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो रिसर्च के काम के लिए अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या मेडिकल फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो सीडैक जो है ना, उनके ऊपर ये अब आप कह सकते हो दारमदारी दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट जो है वो शुरू से ही वही कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तब आपको मैं इन डिटेल बता देती हूँ क्या है कि हर एक प्रोसेसर या कोर, पैरेलल कंप्यूटिंग तक मैंने आपको बता दिया, सिंपल था। हर एक प्रोसेसर या कोर जो है एक छोटे पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को यहाँ पर टैकल करती है, सोल्यूशन जो है वो उसका प्रोवाइड करती है, कंबाइन करके एक कंप्लीट आंसर देती है क्विकली थ्रू अ सिंगल प्रोसेसर, एंड वो मैनेज करती है अपना खुद का डाटा। एक भी ऐसी कोई सिंगल मशीन नहीं है जो कि अब एक सिंगल कंपोनेंट से हटके किसी और के ऊपर काम करे। ठीक है, साइमल्टेनियसली यहाँ पर काम करते हैं। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स उन्होंने बताया सुपर कंप्यूटिंग में काम कैसे करता है। पहला स्टेप है कि जो प्रोसेसर्स हैं वो सुपर कंप्यूटिंग वर्क
कंप्यूटर्स के वर्कर की तरह यहाँ पर काम करते हैं। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि जनरल टास्क जो है एलोकेट करता है डिफरेंट यहाँ पर सीपीयूज को या प्रोसेसर्स को, एंड रिपीटेटिव मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड मेनी सुपर कंप्यूटर्स जो है दे यूज बोथ, या तो वो अब प्रोसेसिंग यूनिट्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं कि एक को सिंपल कमांड दे दी, या सारे के सारे यहाँ पे मैथमेटिकल प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, एल्गोरिदम जिसको हम बोलते हैं, या वो दोनों को यूज करते हैं। यानी कि पहले केस में उन्होंने बोला कि या तो एक सिंगल सीपीयू जो है, जो कि अब सेंट्रल सीपीयू होगा, वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है एलोकेट करेगा डिफरेंट सीपीयूज को या प्रोसेसर्स को, या फिर दूसरी सिचुएशन होती है कि एल्गोरिदम के थ्रू ही इसको डायरेक्टली यहाँ पर डिफरेंट, ये वाला स्टेप भी ओमिट कर दिया, एल्गोरिदम के थ्रू ही जो अब इंफॉर्मेशन है वो ऑल प्रोसेसर्स के पास ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचा दी जाएगी। ये दोनों चीज़ों को भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होने के लिए या बनाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन का हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम एक नोड बोलते हैं। कि जो नोड है एक ग्रुप ऑफ प्रोसेसर्स को जब हम बंडल कर देते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है, तो वो एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करने लग जाता है। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ नोड्स जो है लेकर चल सकता है, थाउजेंड्स ऑफ नोड्स की इंफॉर्मेशन लेकर चल सकता है। तीसरी चीज़ है कि जो नोड्स है अगर उनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें तो वो एक हाई स्पीड नेटवर्क की तरह काम करते हैं, जहां से डेटा ट्रांसमिट होता है बहुत ज़्यादा तेज रेट पे एज कंपेयर टू द लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक नोड की खुद की मेमोरी है ताकि इजीली जो डेटा है वह क्विकर तरीके से एक्सेस किया जा सके। लार्जर अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जो सुपर कंप्यूटर्स है उनके स्टोरेज सिस्टम भी होते हैं जो कि पेटाबाइट्स तक, ठीक है, मिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स तक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। एंड स्पेशलाइज्ड फाइल सिस्टम है ताकि जितने भी नोड्स हैं वो जल्दी से जल्दी उस डेटा को अगर रिट्रीव करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी जो है आपको आंसर यहाँ पर ढूंढ कर दे देंगे, मेमोरी विदाउट क्योस। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेप आता है कि एनॉर्मस हीट जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। तो अब हीटिंग के लिए यहाँ पर कूलिंग प्रोसेसेस जो है वो भी इन्वॉल्व किए जाते हैं, इंक्लूडिंग वाटर पाइप्स, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स, जिनको अब स्पेशल लिक्विड्स के अंदर भी कई जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको इमर्स करके रखा जाता है वर्ल्ड वाइड। छठवें प्रोसेस है आपके पास कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा खर्चे पे होती है ना, खर्चा उसका इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। तो अब व्हाट सॉफ्टवेयर डू सुपर कंप्यूटर्स यूज़, तो अब हमारी तरह वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं या नॉर्मल आप कोडिंग की बात करें वो चीज़ नहीं यहाँ पर होती है। एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सुपर कंप्यूटर्स के लिए डेवलप की गई है, दैट इज मैसेज पासिंग इंटरफेस या ओपन एमपी या एमपीआई इसको बोला जाता है, जहां पर आपको प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए जो कमांड देनी पड़ती है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, उसको यूज कर सकते हो सुपर कंप्यूटर्स के लिए। देन लोड बैलेंसिंग जो है एक और की इशू है जब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की यहाँ पे हम बात करते हैं, दैट इज कि जो स्पीड है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। अब पावर कंजम्पशन भी हो रही है तो इनएफिशिएंसी का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो प्रोसेसर्स हैं दे फिनिश देयर वर्क अर्ली, तो उनमें से अब कुछ ऐसे प्रोसेसर्स होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो आइडल बैठे हुए हैं। दूसरे प्रोसेसर्स ऐसे हैं कि वो मल्टीपल यहाँ पर एल्गोरिदम्स पे या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पे काम करते जा रहे हैं। इन दैट सिचुएशन यहाँ पर क्या होगा कि मल्टीपल तरीके से इसको प्रोग्राम ऐसे किया गया है कि कोई भी प्रोसेसर जो है वो आइडल नहीं बैठेगा। ठीक है, कि एक के पास अगर 10 काम है, एक प्रोसेसर के पास अगर 2 काम है तो उसने वो 2 कर दिए, तो वो उसके थ्रू जो जिसके पास 10 थे उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली नोड जो है वो इंटरकनेक्ट करके एक नेटवर्क जो है वो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर परफॉर्मेंस जो है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट्स भी बोलते हैं, जो कि ऑपरेशंस पर सेकंड जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व करता है। लैपटॉप जो है बिलियंस ऑफ फ्लॉप्स बनाता है, बट यहाँ पर एक्सा फ्लॉप्स मतलब परफॉर्मिंग क्विंटिलियंस, दैट इज 1800 ऑपरेशंस एवरी सेकेंड्स। तो एक सिंगल एक्सा फ्लॉप मशीन जो है हर एक कैलकुलेशन को 1 सेकेंड के अंदर कंडक्ट कर सकती है, जो कि ह्यूमंस ऑन अर्थ कैन नॉट परफॉर्म इन देयर एंटायर लाइफ टाइम। देन अब सुपर कंप्यूटर जो है वो दिखते कैसे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं वो अपने नॉर्मल हमारे लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर से। बहुत बड़े बड़े कमरे जो हैं इनको स्पेसिफिकली दिए गए होते हैं जहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, अब लार्ज टीम्स ऑफ रिसर्चर्स इस पर लगती हैं, स्पेशल फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसको असेंबल करती हैं रिमोटली, एंड दे कैन लॉग इन फ्रॉम देयर लैपटॉप्स और देयर वर्क स्टेशन। ठीक है, नीचे आपका सुपर कंप्यूटर पड़ा है बहुत बड़े कमरे के अंदर, ऊपर से आप अपने लैपटॉप या वर्क स्टेशन से उसको ऑपरेट कर सकते हो। इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। वंस कनेक्टेड द यूजर वोंट
डोंट डायरेक्टली ऑपरेट द मशीन विद द माउस क्लिक्स, बल्कि वो अपनी जॉब स्क्रिप्ट्स को यहाँ पर प्रेफर करते हैं, जहाँ पे जो आपकी MPI को आप यहाँ पर अपने लैपटॉप पे करना शुरू करते हो उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन प्रोसेस यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। और ये जॉब जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पर क्यू ऑफ टास्क को तैयार करता है एंड मेनी यूजर्स एंड असाइंस अवेलेबल नोड्स इन द सुपर कंप्यूटर, उसके अकॉर्डिंगली से प्रोसेस किया जाता है। जो नोड फ्री होती है उसके अकॉर्डिंगली से प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब स्टोर्ड इन सुपर कंप्यूटर्स फाइल सिस्टम, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है इसे रिट्रीव भी इजीली किया जा सकता है। एंड इन अ वे सुपर कंप्यूटर इज लेस लाइक अ जायंट लैपटॉप, ठीक है, एंड मोर लाइक अ टेलीस्कोप और अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। टेलीस्कोप बहुत बड़े होते हैं ना, उसी तरीके से ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स की स्पेसिफिक बात की गई तो लेट 1980s के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट को शुरू किया, जब हमें मेजरली कंट्रीज ने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको हाई एंड मशीन्स नहीं देंगे। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको मैंने बोला था कि CDAC है, उसको यहाँ पर जिम्मा पकड़ाया गया। तो 1988 के अंदर उन्होंने इंडिजिनस सिस्टम के थ्रू बनाना शुरू कर दिया था सुपर कंप्यूटर्स को। तो परम सीरीज जो है अब 1991 में सबसे पहले हमारे पास आई। ठीक है, अब इसका नाम क्या था? परम 8000, फर्स्ट इंडिया बिल्ड सुपर कंप्यूटर, इसको आप मान सकते हो। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसके बाद नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 के अंदर, जो कि अब जॉइंट इनिशिएटिव था किसका? DST का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, MEITI जिसको हम बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेड बाय CDAC एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। गोल क्या है हमारे पास? 70+ हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर कैपेबिलिटीज अक्रॉस इंडिया हमारे पास होनी चाहिए। ऐसी फैसिलिटी सुपर कंप्यूटर्स की होनी चाहिए जो टेराफ्लॉप्स टू पेटाफ्लॉप्स एंड डेवलप कर सके इंडिजिनस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर्स की एकेडमिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा यूजेज होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। एरावत PSAI CDAC पुणे के अंदर है, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है दैट इज रैंक्ड इनसाइड द टॉप 100 इन कैनिकल टॉप ऑफ 500 लिस्ट वर्ल्ड वाइड सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, अब उसके अंदर देखिए तो परम सीरीज जो है, स्पेसिफिकली अगर आप देखिए सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम सीरीज को ही ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। एरावा तो अभी नया बनाया गया है। तो परम सीरीज के अंदर देखिए तो IIT, IISER, IISc, देन सेंट्रल लैबोरेटरीज अक्रॉस इंडिया जो है वहाँ पर एप्लीकेबल है। तो प्रत्यूष स्पेसिफिकली वेदर एंड क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए है। नोएडा में अगर आप देखें तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए मिहिर जो है सुपर कंप्यूटर, वो भी सेम काम करता है। अब इंडिया का प्रिंसिपल डिजाइनर इंटीग्रेटर जो सुपर कंप्यूटर का वो CDAC ही है। कोलैबोरेट क्या करता है CDAC? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IITs एंड प्राइवेट सेक्टर को हार्डवेयर वेंडर्स के साथ, ठीक है, इन कोलैबोरेट करने के बाद वो सुपर कंप्यूटर्स बनाने में हेल्प करते हैं। देन इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर प्रोसेसर्स, उसके थ्रू रुद्र सर्वर एंड द AUM हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नोड्स जो है उसको यूज किया जाता है अंडर सुपर कंप्यूटर्स मिशन। तो अब यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इन डिटेल यहाँ पर दी गई है, इतनी ज़्यादा रेलेवेंस उसकी नहीं है, बट अगेन आई विल टेल यू। ठीक है, असाइड फ्रॉम वेदर, अब मॉनसून के लिए, क्लाइमेट मॉडलिंग, रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर जो है लॉन्ग टर्म मॉडलिंग के लिए यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। हिमालयस वाली कंडीशन को असेस करने के लिए, डायनेमिक्स को कवर करने के लिए, या डिस्कवर करने के लिए ड्रग्स को, नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। ब्लैक होल्स की सिमुलेशन कैसे काम करती है उसको वो प्रोसेस कर सकता है। ग्रेविटेशनल वेव्स, गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स, या ट्रेन कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए, मॉडल्स को बनाने के लिए, इवन की स्टिमुलेट करने के लिए, डिफेंस सिनेरियोज को भी इसको यूज किया जा सकता है। अब AI के साथ इसकी इंटीग्रेशन हो जाए तो वो और भी ज्यादा बेटर होगा। देन क्वांटम कंप्यूटर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हैं एंड रिड्यूस करते हैं हार्डवेयर की डिमांड और एनर्जी की डिमांड। एक्स स्केल कंप्यूटिंग जो है एट द सेम टाइम एक नई फील्ड जो है वो इस क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ ही चल गई है, जो कि अब लिमिट करती है या पुश करती है लिमिट्स ऑफ व्हाट क्लासिकल मशीन डू। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि जुपिटर जो है जर्मनी का, या जर्मनी में बनाया गया, इट बिकेम यूरोप्स फर्स्ट एक्स स्केल सुपर कंप्यूटिंग। तो इसका क्या मतलब है कि इट इज़ पावर्ड एंटायरली बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब नए डिज़ाइंस इंस्पायर किए गए हैं ह्यूमन ब्रेन्स के थ्रू, जिसको न्यूरोमॉर्फॉर्बिक कंप्यूटिंग बोला जाता है। प्रोसेसिंग एंड मेमोरी जो है इट विल बी इंस्टॉल्ड इन अ सिंगल चिप, उसको प्रोसेस किया जाएगा, यील्ड किया जाएगा सिग्निफिकेंट गेन्स को एनर्जी एफिशिएंसी एंड स्पीड के अंदर कि कैसे प्रोसेस होता है ह्यूमन ब्रेन भी। एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग के ऊपर ये चलेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन रखूंगी मैं यहाँ पर कि आपने कितने ध्यान से सुना। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: प्रत्यूष डेंस मैटर कैलकुलेशंस, रुद्र फर्स्ट इंडिया बिल्ड सुपर कंप्यूटर, परम वेदर फोरकास्टिंग। हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच। कि जो प्रत्यूष है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज हो रहा है जनरली, जिसके अगेन यहाँ पर मिहिर, जिसके साथ हम कह रहे थे कि मिहिर भी है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, प्रत्यूष भी है। रुद्रा जो है वो डेंस मैटर कैलकुलेशन कर रहा है। एंड परम की बात करें तो फर्स्ट इंडिया बिल्ड सुपर कंप्यूटर की ये सीरीज है। देन पैलेस्टीनियन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा मार्क्स अ सीजमिक शिफ्ट फॉर वेस्ट। तो अब सबको लग रहा था कि नेटो कंट्रीज हैं या यूरोपियन यूनियन के नेशंस भी हैं बीच में, इवन ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा की भी बात करें, कनाडा के ऊपर भी अब आप लगा लीजिए ना कि बहुत ज़्यादा टैरिफ्स यूएसए ने लगाए हैं, है ना, बेरुखी तो दिख रही थी वहाँ पे भी। सो इन दैट सिचुएशन अब क्या हो रहा है कि पैलेस्टीन की रिकॉग्निशन उन्होंने भी कर दी। अभी यूके से निकल के ही ट्रम्प गए हैं, उसके बाद यूके ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया पैलेस्टीन को एज अ डिफरेंट नेशन या एज अ सेपरेट स्टेट। तो पोर्टुगल ने भी संडे को रिकॉग्नाइज कर दिया पैलेस्टीन को एज अ डिफरेंट स्टेट। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इजराइल जो है उनको गुस्सा यहाँ पर फूटते हुए नजर आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि कनाडा ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को, ठीक है। तो वाटरशेड मोमेंट है पैलेस्टीनियंस के लिए कि उनकी लॉन्ग डेकेड्स की जो एम्बिशन है फॉर स्टेटहुड वो पॉसिबल हो सकती है। तो अब क्या होता है कि ब्रिटेन के ऊपर यूएस को एंड इजराइल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि जो ये सारी सिचुएशन है एक्चुअली में आपकी तरफ से ही दी गई है अंडर बाल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है। बाल्फोर डिक्लेरेशन अगर ना हुई होती उस टाइम पे तो इस टाइम मुद्दा ऐसा खड़ा ही ना होता, ठीक है। तो अब यूके के लिए इट वाज अ पिविटल ग्राउंड वर्क जो है फॉर क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल थ्रू 1917 बाल्फोर डिक्लेरेशन। तो 3/4 ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर्स अगर हम देखें, ओवर 140 नेशंस आउट ऑफ 193 वो अब इस स्टेप को यानी कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ डिफरेंट स्टेट, ठीक है। तो सब्सटेंटिव स्टेप्स जो है इजराइल ने बोला कि हमने लिए हैं कि इन रीचिंग अ सीज फायर इन गाजा, गेटिंग मोर एड इनटू द टेरिटरी एंड कंफर्मिंग इट वुड नॉट एनेक्स द वेस्ट बैंक, कि अब जो यूनाइटेड नेशंस हैं दैट इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट, ठीक है। तो ये सारी 2 स्टेट सिचुएशन जो है वो मतलब हो सकती है कि पूरी हो जाए आने वाले टाइम में। अब रेजोल्यूशन तो पास हो चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या अब आपके पास, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि द हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रिटेन प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट अरब्स अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। सेकंड, बाल्फोर डिक्लेरेशन वाज अ सपोर्ट फॉर अ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। तो हुसैन मैकमोहन जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ना वो बाल्फोर डिक्लेरेशन से पहले हुई। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन हमारे पास 1917 के आसपास आई, तो 1917 में ही आई इन डिटेल। तो उन्होंने ये बोला कि बेसिकली कि अगर अरब्स की लड़ाई होती है, 2-3 एस्पेक्ट्स है इसके। पहली चीज़ है कि अगर अरब्स की लड़ाई होती है विद द ऑटोमन एम्पायर, जिसको अब हम टर्की बोलते हैं इस टाइम पे, तो द ब्रिटेन या ब्रिटिश पीपल विल सपोर्ट द अरब्स। पहली चीज़ तो ये बोली गई। दूसरी चीज़ बाल्फोर डिक्लेरेशन ने आपकी ये बोली कि जो जूइश पीपल हैं, ये जो जूइश लोग हैं, दे डिजर्व अ सेपरेट प्लेस टू लिव या टू सर्वाइव, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मुद्दा क्या हुआ कि जो जूइश लोग हैं उनको कहाँ पे, इसी एरिया में पैलेस्टीन वाले रीजन के अंदर से भेजना या माइग्रेशन उनकी शुरू कर दी गई थी, मास स्केल माइग्रेशन। तो अरब लोग जो हैं अब वो भी परेशान थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए थे। अरब नेशंस वो नेशंस जो कि अब टर्की के अंडर यहाँ पर ऑपरेट नहीं करना चाहते थे। टर्की जो कि ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपने वर्ड सुना होगा कैलिफेट या खलीफा जो थे वहाँ पर अंटिल 1924 से पहले की बात है ना, जब कैलिफेट अबॉलिश की गई थी, उससे पहले जो है टर्की का ही ऑटोमन एम्पायर का एक सपना था कि जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं वो उसके अंडर यहाँ पर अंडर ऑटोमन एम्पायर जो है वो ऑपरेट करेंगे। वो चीज़ यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि अरब्स जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते थे, तो उन्हें पैलेस्टीन यहाँ पर देने की बात की गई, ठीक है। बट जूइश लोगों को भी साथ के साथ ही ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ अलाउ की कि ऐसी जगह हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी होगी, बट आप माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर परेशान नहीं करोगे, किसी भी रीजन को यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, ऑल टुगेदर जो जूइश लोग हैं एंड अराबिक पीपल जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे और जो पैलेस्टीन में इनिशियली रहना चाह रहे थे, उन दोनों के बीच में टसल क्रिएट होगी, क्योंकि जो जगह है वो एक लिमिटेड ही प्लेस थी, है ना। तो इसी वजह से 2 डिफरेंट सिनारियोज के थ्रू काम होना शुरू हुआ था। जो हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस है ये 1915-16 की बात है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो अभी शुरू हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद वाली सिचुएशन ये है, और 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो हो जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका आप ये मान सकते हो ऑप्शन नंबर सी है। इन डिटेल आप इसे पढ़ सकते हो। देन वन टाइम H1B वीज़ा फॉर न्यू एप्लीकेंट्स US, ठीक है। तो अब H1B वीज़ा के थ्रू क्या हो रहा है कि जितना भी बोला जाता है कि जितना भी टैलेंट है वर्ल्ड का, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो है इनके हेडक्वार्टर्स या मेजर कंपनीज जो है इनके जो एग्जिस्टेंस है वो USA के अंदर ही है ना। तो व्हाट दे डू कि वो क्रीमी लेयर जो है अक्रॉस द वर्ल्ड
उनको उठा के उन प्रोसेसेस के थ्रू आप कह सकते हो कि यूएसए में लेकर आते हैं, एंड ऑल टुगेदर वो भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के डायस्पोरा जो है वो यूएसए के अंदर, जिसमें मेजरली अगर हम चाइना की बात करें या इवन की इंडिया की बात करें, सम ऑफ देम फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो, एशियन नेशन से ही वो क्रीमी लेयर जो है वो उठा के वहाँ पर भेजी जाती है। तो वो H1B वीज़ा के थ्रू जाते थे, है ना। तो अब रिसेंटली ट्रंप ने क्या बोला, H1B वीज़ा जो है उसके लिए आपको इतनी सो एंड सो अमाउंट यहाँ पर लगेगी। तो अब भगदड़ हो जाती है। एंड H1B वीज़ा के लिए उन्होंने बोला कि आप जब तक मिडनाइट तक अगर वापस नहीं यूएसए में पहुंचते तो आपको ये फीस लगेगी, है ना। तो उसके ऊपर अब जो स्टेटमेंट दी गई थी ना, बहुत ज़्यादा वेग थी, एंड उसको अब चेंज भी किया जा रहा है टाइम एंड अगेन, ठीक है। तो अब जो स्टेटमेंट ओरिजिनली दी गई थी उसके अकॉर्डिंगली यही था कि जो H1B वीज़ा के अंदर है उनको एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर हर साल देनी पड़ेगी, इट इज़ एन एनुअल फी, है ना। तो अब स्टेटमेंट चेंज होकर ये बोला जा रहा है कि ये एनुअल फी नहीं है, कि वन टाइम पेमेंट की तरह ही है, एंड ये सिर्फ उन लोगों के ऊपर यहाँ पर वैलिड होगी जो कि न्यू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंडर होंगे। तो ओल्ड रजिस्ट्रेंट्स के अंदर हैं या जो ओल्ड रजिस्ट्रेंट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पर वो चीज़ नहीं एप्लीकेबल होगी। तो इस वजह से भगदड़ बहुत ज़्यादा मच गई। तो अब जो लोग बाहर एग्जिस्ट कर रहे थे, यूएसए से बाहर थे, अभी H1B वीज़ा लेके भी यूएसए से बाहर थे, तो उन्होंने भी अब जल्दी से अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक करनी शुरू किया। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि यूएस से बेस्ड है, उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ को वापस बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि मिडनाइट तक वी वांट यू बैक, है ना, अदरवाइज जो पेमेंट है वो तो कंपनी कहाँ से ही देगी। तो रीज़न बिहाइंड दिस इज़ के अब नए व्यक्ति, क्योंकि अब तो चलो नए टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं, तो जो नए व्यक्ति है, जो नया टैलेंट है, वो कंपनीज ना ले पाए एंड वो लोकली यहाँ पर यूएसए के लोगों को एम्प्लॉय करें, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दें। इसके पीछे का रीज़न वो है, ठीक है। एंड बाहर से जो लोग हैं वो पॉसिबली वहाँ ना आ पाए, एंड जो यूएसए का खुद का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ की लोकल जो ओरिजिनल सिटीजन हैं उनकी जब हम बात करते हैं, तो वो चीज़ जो है उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ को किया गया है मेजरली, अगर यहाँ पर देखा जाए। तो डिप्लोमेटिक चीज़ें तो हैं ही कि बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन ख़राब हो गए, बट मेजर रीज़न यहाँ पर यही है। देन यूएस लॉ मेकर्स पुश फॉर मिलिट्री डायलॉग इन अ रेयर चाइना विजिट, ठीक है। अब आप देखोगे कि अभी कल परसों जो है ताइवान के फेवर में यूएसए बोल रहा था, बट अब चाइना के साथ जब मीटिंग होती है, इन दैट केस हम बात कर रहे हैं कोऑपरेशन की, इंटरऑपरेबिलिटी की, हम बात कर रहे हैं कि हम पीस मेकिंग नेशंस हैं, पीस लविंग नेशंस हैं, हम नहीं चाहते किसी तरह की लड़ाई। एंड चाइना एंड यूएसए आर द बिगेस्ट यहाँ पे पावर्स इन द वर्ल्ड करंटली। अगर हम देखें तो दो मेजर पावर्स हैं। अगर वो आपस में यहाँ पर पीसफुल तरीके से नहीं रहेंगे तो रीजनल यहाँ पर जो है डिस्प्यूट्स भी आते रहेंगे। एंड ताइवान के केस में अगर देखें तो उन्होंने भी तब अब यूएसए ने पैर पीछे ही कर लिया। उन्होंने बोला कि जो ताइवान है वो अब आप देख सकते हैं कि एक आइलैंड नेशन है एंड चाइना की जो क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी पे भी या इवन ताइवान पे भी, उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ को नहीं बोला कि जस्टिफाइड है, बट उन्होंने कुछ यहाँ पर मना भी नहीं किया, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर हुई कि मिलिटरीली हम एक दूसरे की कंट्री की जो रिलेशंस हैं उसके थ्रू यहाँ पर ना मिले, या मिलिट्री या कह सकते हो एयर फोर्सेस के या डिफरेंट वेज ऑफ मिलिट्री के थ्रू या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में हम बेसिकली यहाँ पर ना मिले, बट हम डिफरेंट तरीके से दैट इज़ पीसफुल तरीके से अगर मिले तो ज़्यादा बेटर है। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, साउथ चाइना सी में अगर आप देखेंगे तो हमने देखा था कि चाइना ने भी अब अपना जो कह सकते हो आपके फ्लीट है उसको यहाँ पर चलाया था, या वेसल जो है उसको चलाया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूएसए की तरफ से भी जो मिसाइल जो उनकी टेस्टिंग यहाँ पर हुई थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो उन्होंने ताइवान के साथ भी कंडक्ट कराई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑनगोइंग है। तो उसके बाद ये सारी जो सीक्रेट मीटिंग है उसके बाद हुई है एंड डिसीजन यही लिया गया। अब क्या होता है क्या नहीं वो डिफरेंट बात है। देन इंडिया शोज नेपाल हेल्प इन रीबिल्डिंग डैमेज स्ट्रक्चर्स। तो इंडिया ने हेल्प यहाँ पर ऑफर की है नेपाल को कि जो जेंजी सिचुएशन के बाद वापस से रीबिल्डिंग अगर आपको करनी है, कोई भी तरह का प्रोसेस में अगर आपको हेल्प चाहिए होगा, बट नेपाल has to ask for that help from India, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई। देन पीएम मोदी टर्म्स GST 2.0 रिफॉर्म्स अ फेस्टिवल ऑफ सेविंग्स। उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम आत्मनिर्भरता के ऊपर चल रहे हैं, स्वदेशी को यहाँ पे प्रमोट करने की उन्होंने बात की कि हमारे पास जो इनिशियली यहाँ पर 4 स्लैब्स हुआ करते थे इनकम टैक्स का जो GST के 4 स्लैब्स हुआ करते थे वो भी अब कम होकर 2 हो गए हैं। तीसरा तो चलो सिन गुड्स का है, वो तो एक्सट्रीम केसेस में है, बट लोकल लोगों के इवन की नॉर्मल लोगों की जब हम बात कर रहे हैं तो वो अब 2 स्लैब्स ही रह गए। एंड इवन की जो इनकम टैक्स है वो जो एक्ट है उसके अंदर भी जो लैंग्वेज है वो सिंप्लीफाई कर दी गई है, ठीक है। तो वर्ल्ड क्लास कमोडिटीज़ जो है इनिशियली इंडिया अब प्रोड्यूस करता है उसको ट्रेड भी करे, एंड जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो उसको भी यहाँ पर प्रमोट करने के लिए उन्होंने स्टेट्स को गुहार लगाई है, स्टेट गवर्नमेंट भी उस चीज़ को यहाँ पर प्रमोट करें। एंड ऑल टुगेदर उन्होंने ये बोली कि रिडक्शन इन प्राइसेस जो है वो भी हो रही है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है हमारे पास, प्राइसेस कम होंगे एंड लोग जमकर यहाँ पर खर्चा करने की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि MSME सेक्टर है कि उसका काम क्या है, टू रिकॉल दैट द बेसिस ऑफ इंडियाज पास्ट prosperity has been excellence in manufacturing, especially MSME sector, and adopt the attitude to regain the space and reputation of the world class goods, जो प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टली ये चीज़ों को बोला।
देन तालिबान रूल आउट द डील ऑन बगराम बेस डिस्पाइट ट्रम्प्स डिमांड। तो ट्रम्प ने यहाँ पर क्या बोला था कि हम जो बगराम एयरबेस है उसे वापस से चाहते हैं अफगानिस्तान से लेना, कि बाय हुक और बाय क्रुक हम उसे लेकर ही रहेंगे। बट तालिबान जो रूल गवर्नमेंट है, तालिबान तो इस टाइम पे रूल करा ना अफगानिस्तान को, उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम बगराम एयरबेस को वापस नहीं देने वाले, जस्ट बिकॉज कि उसकी विसिनिटी क्लोजर टू चाइना है डज नॉट मीन कि हम इसे वापस देने वाले हैं। एंड मिस्टर ट्रम्प हैज़ रिपीटेडली क्रिटिसाइज द लॉस ऑफ एयरबेस नोटिंग इट्स प्रॉक्सिमिटी टू चाइना। तो अब स्टेट विजिट टू ब्रिटेन में डायरेक्टली उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को बोल दिया कि हम अफगानिस्तान से उसको लेकर ही हटेंगे। तो यूएस एंड नेटो ट्रूप्स जो है क्योटिकली पुल्ड आउट ऑफ द बगराम एयरबेस इन जुलाई 2021। ठीक है, जब बाइडन की सरकार आई थी तो अब आपने खुद से उस चीज़ को छोड़ा था, वापस हम आपको आने तो नहीं दे सकते क्योंकि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान की बात है। ठीक है, मैसिव स्प्रॉलिंग फैसिलिटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच एंड अदर्स हैव रिपीटेडली रेज्ड एलिगेशंस के जो ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस किए जाते हैं बाय यूएस फोर्सेस एट द बगराम एंड स्पेशली पर्टेनिंग टू डिटेनीज इन वाशिंगटन्स मर्की वॉर ऑन टेरर। ठीक है, कि ये ऐसी बहुत सारी जो है एलिगेशंस यूएस के ऊपर लगाए गए हैं टाइम एंड अगेन कि बगराम एयरबेस में स्पेसिफिकली ये चीज़ या वायलेशन जो है ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा होती आई है। तो अब आपको ओरिजिनल एयरफील्ड के बारे में शायद हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, बट मैं रिपीट कर देती हूँ। असिस्टेंस जो है इसकी सोवियत यूनियन के जो कि 1950s के अंदर उन्होंने बनाई थी, उसके द्वारा बगराम एयरबेस को सेटअप किया गया था। एक्सपैंड जो है इसको यूएसए ने किया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड सिग्निफिकेंटली इसको रीडेवलप करने में मॉस्को की हेल्प लगी थी ड्यूरिंग द decade long Soviet occupation of Afghanistan। ठीक है, एंड एट द हाइट ऑफ यूएस कंट्रोल 2010 में इट हैड ग्रोन द साइज ऑफ अ स्मॉल टाउन, सुपरमार्केट्स, शॉप्स इंक्लूडिंग आउटलेट्स सच एज डेयरी क्वीन एंड बर्गर किंग, एंड इट वाज विजिटेड बाय सेवरल यूएस प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग बराक ओबामा इन 2012 एंड ट्रम्प इन 2019। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी आधी से ज़्यादा डिस्कस कर ली थी, बट चलो आपको यहाँ पर मैंने दोबारा से रिपीट करके बता दी। देन सऊदी अरेबिया वाइंग फॉर सॉफ्ट पावर इन सीरिया यूजिंग इन्वेस्टमेंट एंड अदर एड। तो आपको पता है कि सीरिया के अंदर भी यहाँ पर सिविल वॉर वाली सिचुएशन है। ठीक है, मेजर आइडिया क्या है सिविल वॉर के पीछे का कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप के ऊपर डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो इस तरह के घमासान अगर होते हैं तो सिविल वॉर वाली सिचुएशन होती है, नुकसान होता है ना। तो वो नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ करते हुए सीरिया को बोल रहा है कि आपके अंदर हम आपकी कंट्री में हम इन्वेस्ट करेंगे, जो भी आपकी अब नुकसान हुआ है ड्यूरिंग दैट सिविल वॉर का टाइम पीरियड, तो उसके बाद जो है जितना नुकसान है वो हम भरेंगे भी कैसे कि हम आपको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करेंगे जिस तरह की भी पॉसिबल होगी, ऑयल रिजर्व्स के थ्रू या किसी भी थ्रू हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरह से सॉफ्ट पावर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया। ठीक है, कि अब सऊदी प्लेज टू रीबिल्ड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बेकरीज इन सीरिया and remove rubble from the cities and provide 1.65 million barrels of crude oil for generating electricity, include keeping Syria with the Saudi camp, keeping it aligned on the issues related to Lebanon, Hezbollah and Iran। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इन डिटेल यहाँ पर बताई गई है कि बशार अल असाद जो है वो प्रेसिडेंट जो है उनको ओवरथ्रो कर दिया गया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ने अब जो बशार अल असाद है ना, बेसिकली आप कह सकते हो कि मेजर रिसोर्सेज जो हैं वो उन्हीं के पास थी। ठीक है, मेजर रिसोर्सेज अगर उनके पास हैं तो कंट्री जो है ऑल टुगेदर अब यहाँ पर पुअर है, तो उसकी भरपाई के लिए अब कौन आगे आएगा? सऊदी अरेबिया यहाँ पर आगे आता है। एंड न्यू लीडरशिप विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन असिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट प्लेजेस, स्टीयरिंग इट फर्दर इनटू द किंगडम्स अफेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो सीरिया जो है बैटल ग्राउंड है फॉर आउटसाइड पावर्स थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया एंड रशिया की बैकिंग यहाँ पर मिस्टर असाद के साथ थी, तुर्की की एंड यूएसए की सपोर्टिंग थी फॉर द आर्म्ड ग्रुप्स। तो असाद अलाइज जो है वो भाग गए, अब जो सीरिया है वो रीबिल्ड किया जाना है। तो सऊदी अरेबिया जो अपनी लेवरेज उठा रहा है ऑयल वेल्थ की एंड मनी भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। गोल क्या है? कीपिंग सीरिया विद इन द सऊदी कैंप, कीपिंग द न्यू सीरिया अलाइंड विद द इश्यूज रिलेटेड टू लेबनान, हिजबुल्ला एंड ईरान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो सऊदी अरेबिया ने मंथ्स यहाँ पर बिताए हैं कोटिंग सीरियाज न्यू लीडर्स कि वो एक क्लोजर कंट्री का जो है डोमिनेटेड बाय ईरान एंड रशिया उसको यहाँ पर हटाएं। एंड सऊदी क्राउन जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, जो उन्होंने कन्विंस भी किया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि वो प्रॉमिस करें कि वो सीरिया के ऊपर से सैंक्शंस जो लगाई गई हैं वो उसे हटाएंगे, और एक लैंडमार्क मीटिंग जो होगी मिस्टर ट्रंप की विद द सीरियन प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद जो है जो कि अब सीरियन प्रेसिडेंट है वो भी एक फॉर्मर जिहादिस्ट हैं जिन्होंने 5 साल यूएसए की कस्टडी में इराक के अंदर स्पेंड किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है, ये वाली सिचुएशन चल रही है। जो किंगडम है इट इज
प्लेड अ वाइटल रोल कि ऑयल वेल्थ अपनी इन परसूट्स ऑफ गोल्स के इलेक्ट्रिसिटी बना सके, प्रोड्यूस कर सके सीरिया। ऑल टुगेदर यही चीज़ है। सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप डील सीरिया के साथ साइन किया $6.4 बिलियन की, ताकि उनकी रिकंस्ट्रक्शन जो है आफ्टर द वॉर लाइक सिचुएशन वो हो सके। एंड अलॉन्ग विद दैट कतर जो है वो भी अब सेटल करना चाहता है 15 मिलियन इन सीरियन डेट टू द वर्ल्ड बैंक। जो भी अब सीरिया का डेट था वो आप कह सकते हो कि सीरिया का डेट था वो भी अब पे करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कौन कर रहा है, कतर, ठीक है। फिलिंग द वैक्यूम, उन्होंने प्लेज किया कि रीबिल्ड करेंगे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बेकरीज को एंड रिमूव करेंगे रूबल फ्रॉम सीरियस सिटीज एज वेल एज प्रोवाइड 1.65 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सॉफ्ट पावर की तरह एक तरह से यूज कर रहा है। पुश कम्स एज कतर एंड तुर्की जो की सपोर्टर है सीरिया की नई गवर्नमेंट के, उनको यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो अब सऊदी अरेबिया दैट इज रियाद, दे वांट टू इंश्योर कि जो इन्फ्लुएंस है ऑफ अदर गल्फ स्टेट्स दे नेवर ओवरराइड्स दैट ऑफ सऊदी एंड लास्टली टू बैलेंस आउट अगेंस्ट टर्किश इन्फ्लुएंस। तो अरब नेशंस जो है बेसिकली अब अगेंस्ट ही है ना ऑटोमन एम्पायर के, मैंने आपको कैलिफेट वाली सिचुएशन बताई थी, ठीक है। तो वो चीज़ जो है यानी कि तुर्की या टर्की का जो इम्पैक्ट है वो ना हो, इसलिए रियाद जो है खुला खर्चा कर रहा है कि अब उसको अपनी साइड पर रखा जा सके कि कोई भी ऐसा जो अब आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस है वो अब ना पड़े सीरिया के ऊपर, ठीक है। तो अब मेडिकल टीम्स असिस्टेंस के लिए यहाँ पर भेज दी गई हैं। ओपन हार्ट सर्जरीज जो हैं वो टाइम एंड अगेन बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म की जा रही हैं। नए रूलर्स जो हैं वो वॉर टाइम बेस्ड इदलीब प्रोविंस के अंदर यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। एंड जो किंगडम है इट इज़ ट्राइंग टू फिल ह्यूज वैक्यूम, जो कि अब एंडिंग मोर देन हाफ ऑफ द सेंचुरी ऑफ असाद फैमिली रूल अगर ख़त्म हो जाता है तो पैसा भी ड्रेन हुआ है यहाँ पर, है ना। तो उस चीज़ को फिलअप करने के लिए, वो गैप को फिलअप करने के लिए नई लीडरशिप भी स्टेप इन कर रही है एंड पैसे के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरेबिया यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अ फॉरवर्ड डिफेंस लाइन for the Gulfs to prevent Syria from sliding back into the chaos or aligning with destabilizing regional axis। कि आप ऐसे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में वापस टर्की के साथ मत फंस जाना कि जहाँ पे आपका जो आपको स्टेबलाइजेशन अभी मिली है, जो नई गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप इन की है अभी, कि आपको यही ना वापस से तख्ता पलट वाली सिचुएशन आ जाए, वापस से सिविल वॉर शुरू हो जाए, कि सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा नाजुक है, ठीक है। एंड नारकोटिक सब्सटेंसेज जो सीरिया के अंदर जिसके थ्रू या जिसकी वजह से मेजरली अगर आप देखो कि सीरिया पिक्चर में भी रहा है, ठीक है, कि उस ड्रग प्रोसेसेस को या जो ड्रग कार्टल्स यहाँ पर चल रहा है उसे रोकने की भी बात की जा रही है। बट टाइम एंड अगेन वो बैन्स लगने के बाद भी, ट्राई करने के बाद भी वो भी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली चल रही हैं, बट उसके ऊपर भी काम करा जाना है, ठीक है। क्योंकि अब वॉर के टाइम पे वो गवर्नमेंट के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी रहता था, बट अब उसे क्या किया जा रहा है, बैन कर चुके हैं। बट उसे ऑन अगर आप देखें इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो वो चीज़ अभी इजीली पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाई है, ठीक है। कि अभी भी सीज होती है मिलियंस ऑफ पिल्स बट द स्मगलिंग हैज़ नॉट स्टॉप्ड येट, ठीक है। इराडिकेशन ऑफ द कैप्टागन इन इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग अ लेजिटिमेट इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव, ये चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। देन इन केस इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026, तो हमारे पास अभी जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो सेकेंड अक्टूबर तक अगर आप देखो 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारे पास 20% डिस्काउंट है इन ऑल द कोर्सेज। तो अगर आप कोड को यूज़ करते हैं नवरात्रि तो यू विल बी एबल टू अवेल दिस 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एक फाउंडेशन बैच है दैट इज ऑन गोइंग एंड इवन नए फाउंडेशन बैचेस भी चलते रहते हैं। तो उसकी कोर्स की इंक्वायरी के लिए भी 1800-890-3043 पर हमें कॉल कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।